औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन कराम, इस वक्त जो है मुल्क जो है अजीब कैफियत से दो चार है। इसमें कभी हालात किसी पल किसी तरफ जाते नज़र आते हैं और कभी किसी तरफ। आज हम जिन मौज़ूआत पे बात करेंगे जी, उसमें सबसे पहले अहम मसला जिसको सब लेके बैठे हुए हैं वो है हमारे जनाब आर्मी चीफ साहब जो है नेक्स्ट जो है वो कौन होंगे जो फ़ौज के सिपा सलार होंगे, जो कौम की उमंगों पे पूरा उतरेंगे, उस पर बात होगी। इसके बाद तोशाखाना केस जनाब, उसमें आपको पता है फिर एक दफ़ा उठा लिया गया है, पता नहीं क्यों, वजह एक ही है। और तीसरे जनाब खान साहब का लॉन्ग मार्च और उससे बहुत आंखें खोल देने वाला ख़िताब, सबकी आंखें खोलने के लिए खान साहब जो है वो निज़ाम को जिस तरीके से इस निज़ाम में हामियों को और इस निज़ाम की वजह से लोगों के मसाइब को आश्कार करते हैं, वो शायद यही हैं। ये वही वाहिद पॉलिटिशियन है जो सब कुछ सारा कुछ खोल के सामने रख रहा है। इस निज़ाम को कैसे चलाना है, सवालिया निशान। तो सबसे पहले जनाब हम आते हैं हमारे नए आर्मी चीफ की तैनाती का मसला जो है वो सभी लेके बैठे हुए। पता नहीं क्यों लेके बैठे हुए। ये इस मसले को पब्लिक होने ही नहीं चाहिए था। ये अंदर अंदर हमेशा हम देखते आए हैं कि बड़े स्मूथ तरीके से ये प्रोसीजर जो है वो फाइनलाइज किया जाता है और फिर पब्लिसाइज किया जाता है थ्रू न्यूज़पेपर्स के। ये नाम जो है नेक्स्ट जो है हमारे आर्मी चीफ हो गए। कभी नहीं हमने सुना कि फ़लाँ की समरी चली गई, छोटी सी खबर कहीं चलती होगी, मगर ये दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि इसको इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया गया, इतने अहम इतने सेंसिटिव अदारे को, कि मेरा ख्याल दुनिया में कहीं नहीं होता। आपने सुना है कभी अफ़गानिस्तान में आर्मी चीफ की तैनाती हो रही है, कमान चेंज हो रही है? आपने सुना है हमारे हमसायगी में भारत में कभी इस तरह की खबरें आपने सुनी हैं? अमेरिका में सुने, किसी मुल्क की आप मिसाल ले लें, गे से गे मुल्क की भी आप मिसाल ले लें, आपको ऐसी मिसाल नहीं मिलती जितना यहाँ एक दुनिया की 9वीं जो है एटमी ताकत 7वीं बड़ी फ़ौज की सरबराह की तैनाती का मसला है, जिसको इस कदर उछाला जा रहा है कि हमारे लिए बैसे नदामत है। बैसियत कौम तो पता नहीं अब कब बनेंगे, मगर हम एक पाकिस्तानी कौम है। पूरी पाकिस्तानी कौम को इस पर नदामत है कि जिस तरीके से इस केस को उछाला जा रहा है। कभी मुशावरत लंदन में हो रही है जी, कभी यहाँ हो रही है और कभी यहाँ रुक जाती है। कभी सुनते हैं, अब सुना है कि आर्मी एक्ट में तब्दीली हो रही है। मतलब ये क्या है? ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। अब आज सुना है जी जनाब सीनियर मोस्ट हमारे मोहतरम जो है वेरी कॉम्पिटेंट जनरल जो है 3 स्टार जनरल हैं आसिम मुनीर साहब, उनका नाम फाइनलाइज किया गया है। अब कहाँ से किया गया वो समरी में आया है, कैसे आया है, बहरहाल ये किसी ट्वीट में हमने देखा कि उनको फाइनलाइज किया गया है। इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारे कोई भी जनरल आएंगे वो एक बहुत ही, मैं हमेशा कहता हूँ ये बड़े एक ऐसे प्रोसेस से गुज़र के, एक वो नहीं होते भट्टी में कुंदन बन के जो है तो वो बंदा पहुँचता है इस पोस्ट पे। वो कोई मामूली लोग नहीं होते। जितने भी कोर कमांडर्स हैं उन्हीं में से कोई आर्मी चीफ होते हैं। तो इनको इतना वो मतनाज़ा बनाना। अब देखें जी, इस पे अगर मसाइल थे तो ये पीडीएम में बैठे हुए लोगों के मसाइल थे कि किसको तैनात किया जाए। इमरान खान साहब ने आज भी उन्होंने कहा कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हम इस चीज़ से पीछे हट गए हैं। जो भी आर्मी चीफ आएंगे वो अफवाज के सिपा सलार होंगे, पूरे कौम की पूरे मुल्क की जो है ज़ाहिर है उनसे उम्मीदें होती है, दिफा होता है और वो एक बहुत ही हसास पोस्ट पे होते हैं और उन्हें ख़ुद एहसास होता है कि ये मुल्क किस तरह से चलाना है, इसके निज़ाम, इसकी अफवाज को और इसके दिफा को किस तरह से मजबूत करना है। अब अल्टीमेटली जो आर्मी चीफ आएंगे उनकी सियासत के साथ भी जो इस वक्त मुल्क के हालात है
वो उस पे भी ज़रूर उसकी तवज्जो होगी और वो इनको संभालने की कोशिश करेगा। अब इस केस में अगर ले लें कि फ़र्ज़ करें ये नून लीग जो है वो समझती है कि ये हमारी मर्ज़ी के आगे आर्मी चीफ, ठीक है जी। अब सवाल ये पैदा होता है, अब जैसा कि इन्होंने मतनाज़ा बना दिया, एक सोच लोगों में पैदा कर दी है जी, नून लीग इसलिए अपने फेवरेट जो साहब है उनको ला रही है कि वो नून लीग के लिए फ़ायदामंद होंगे। नून लीग के लिए कैसे फ़ायदामंद होंगे? नून लीग अपने केसेस को ख़त्म करवाएगी, इलेक्शन को पेंडिंग करवाएगी, फिर अगले इंतखाबात पे अपनी जीत को यकीनी बनाएगी। तो क्या हमारा ये सवाल है, क्या आर्मी चीफ जो पहले से जिन पर ये लोगों में एक तासर दे दिया गया हो कि नून लीग इसलिए ला रही है, क्या वो अपने ऊपर ये वाला जो एफिलिएशन है वो उसको साबित करेंगे, या वो अपना एक जो उनकी अपनी एक तरीक़ाकार होता है आर्मी चीफ का, या वो उसके मुताबिक चलेंगे? मेरा ख्याल है कोई भी ऐसे साहब नहीं होंगे जो सिपा सलार होंगे जिन पे पहले से ये बातें जो है वो लोगों के जहनों में आ जाए कि ये इनकी एफिलिएशन है और ये इसलिए लाए गए कि इनके ये काम करेंगे। यकीनन वो नहीं करेंगे, ये नोट कर लें, वो नहीं करेंगे। उन्होंने मुल्क चलाना है, उन्होंने जमात नहीं चलानी। उन्हें मुल्क के निज़ाम को प्रोटेक्शन देनी है, उन्होंने इस जमात को प्रोटेक्शन नहीं देनी। उन्होंने इस मुल्क के सियासी निज़ाम को मुस्तहकम करना है, उन्होंने नून लीग को मुस्तहकम करने का काम नहीं करना। तो इस सिलसिले में जो भी आर्मी चीफ आएंगे वो सारी सियासी जमातों में जो है वो स्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश करेंगे। वो जो इस वक्त जो एक सूरत हाल है जिसकी वजह से मुल्क जो है उसकी सालमियत भी दाव पे लगी हुई है, उसका मईशत जो है वो दाव पे लगी है, उसकी इक़्तिसादी हालत, उसकी हर चीज़ पॉलिसी, उसकी दफा, सब कुछ जो है वो इन्होंने दाव पे लगाया। तो ये जो आर्मी चीफ आएंगे इनके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस होंगे। सबसे पहले ये कि ये एक्सपेक्टेशंस जो है क्या उसके मुताबिक वो काम करेंगे, या वो अपनी जो उनकी जो एज प्रोफेशनल आर्मी चीफ होते हैं या उसके मुताबिक वो चलेंगे। अब नून लीग दूसरी तरफ बदनाम करती है जी। ख्वाजा असफ साहब जैसे उस दिन असम्बली में वो फरमा रहे थे और अब भी कहते हैं कि नून लीग के सारे कहते हैं, ये पीडीएम वाले जो मौलाना फजल रहमान क्या हो गए और बाकी जो जमातें हैं वो जी, वो खान साहब ने जो है इनको मसला बनाया हुआ है तैनाती का। भाई बात सुने, तैनाती हो जाती है, क्या खान साहब मार्च रोक देंगे? वो कहते हैं इस तैनाती को लेके खान प्रेशर बना रहा है कि वो सड़कों पर है। भाई अगर तैनाती आज आप कर देते हैं, आप हमें बताएं, क्या वो लॉन्ग मार्च ख़त्म कर देंगे? वो तैनाती के लिए लॉन्ग मार्च तो कर ही नहीं रहे। तैनाती होने के बाद क्या वो लॉन्ग मार्च उन्हीं जिस जगह है वो ख़त्म कर देंगे जी, ठीक है तैनाती हो गई है और ये मेरी मर्ज़ी की हो गई है इसलिए मैं छोड़ देता हूँ? उनका ये मसला ही नहीं है, तैनाती उनका मसला ही नहीं है। उनका एक ही डिमांड है, वो है इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। वो अदालतों से भी यही कह रहे हैं, वो इस मुक़्तदर एस्टेब्लिशमेंट जो है इनको भी यही कहते रहे और इस हुकूमत से भी यही कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आप सिर्फ वक्त पर इलेक्शन करवा दें। कभी जनाब वो कहा जाता है जी खान साहब जो है पता नहीं वो फसादी हैं, वो एक कंट्रोवर्सी है, एक उन्होंने कंट्रोवर्शियल बनाया हुआ है इनकी तैनाती को लेके। कभी कहते हैं जी वो फसाद पैदा कर रहा है। भाई अगर खान साहब फसादी होते तो जो 25 मई को उन्होंने अपनी हिकमत अमली चेंज की थी कि आगे बर्बादी का इन्होंने एहतमाम किया हुआ है, तो वो उस मार्च को उसी दिन ख़त्म ना करते, उन्होंने वापस नहीं जाना था। अगर वो फसाद पैदा करना चाहते तो वह कश्त खून की जो है तो वो उसके एहतमाम करते, वो लाशों की सियासत करते। वो लाशों की सियासत नहीं करता, वो बच बचा के चलता है। अब भी लॉन्ग मार्च जो है वो देखिए, एक कहीं एक भी गमला नहीं टूटता रास्ते में, किसी जगह वो हर चीज़ को बीच बचाव से लोगों का निज़ाम ज़िंदगी जो है वो ख़राब ना हो। उन्होंने तो कोरोना के दौर में भी इस पाकिस्तान को मिसाल बनाया चला के, उन्होंने उस दौर में भी ये किया कि लोगों के कारोबार बंद नहीं होंगे,
वो पहले लोगों का सोचते हैं और इसके बाद जो है ये नून लीग की पिछली हुकूमत थी ना, जिसका खान साहब के वो गले में डाल दिया गया ये महंगाई महंगाई महंगाई, और उसी महंगाई को बेस बना के जब ये आए तो क्या किया और बेड़ा गर्क कर दिया। उस दौर के आप एदाद शुमार देखें और इनके मिला के देखें, ये दिवालियापन की तरफ नहीं गया था। जो कल फाइनेंशियल टाइम्स जो है उसकी वो रिपोर्ट थी, उसमें 64% ख़तरा है इसकी हमारी अल्लाह ना करे डिफ़ॉल्ट होने का। तो बात यह है कि आप सियासत करें, आप बदनाम नहीं करें। दूसरी तरफ जनाब हम आते हैं इसका तोशाखाना केस। अब देखें खान साहब से इस कदर खाइफ है, इस कदर खाइफ है, खौफजदगी का शिकार है कि ये खान साहब को जो है वो मतनाज़ा बनाने के लिए, लोगों की नज़रों में गिराने के लिए एक और ये जो साहब है कल उमर फारूक ज़ोहर साहब उनको ले आए, जियो वाले उन्होंने बिठा के प्रोग्राम कर दिया। अब वो कौन है? शहजाद अकबर साहब जो है इस शख्स के ख़िलाफ़ जो है यहाँ पर रेड वारंट जारी करवाए थे, और दुनिया में पता नहीं कितने मुल्कों में उनका वो पुलिस को मतलूब है। वो शहजाद अकबर और उनकी ज़ाती रंजिश है। ज़ाती रंजिश क्या है कि शहजाद अकबर साहब ने उनको गिरफ़्तार करने के लिए, जब ये PTI की हुकूमत थी, रेड वारंट गिरफ़्तार वो जारी करवाए थे। अब उसको लेके फराह गोगी का जनाब और ये इनका जिक्र करके इनके ज़रिए जनाब इन्होंने मेरे आगे फ़रोख्त की, और एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू जियो वालों ने चलाया। शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में बिठा के वो भी चस्के लगा लगा के इनसे सवालात कर रहे थे। मतलब है उन इस सारे प्रोग्राम का मतलब था खान साहब को जो है वो डैमेज करना। और भाई आप जितना डैमेज कर लो, जितने आपने तो बड़े बड़े गंदे इल्ज़ामात भी लगाए, अपनी ऑडियोज़ भी चलाई, वीडियोज़ भी चलाई, वो जो प्रोग्राम आप करते हैं वो खान साहब पहले से ज़्यादा जो है मकबूल होते हैं और पहले से ज़्यादा सियासत में मजबूत होते हैं। ये भी आपने कर लिया, खान साहब ने इसका भी पोस्टमार्टम कर दिया आज की तकरीर में। अब उन्होंने ये जो शाहज़ेब खानज़ादा है इनके ख़िलाफ़ वो जो जिसको इंटरव्यू किया है ये उमर फारूक ज़ोहर, इसके ख़िलाफ़ भी और जियो TV पे भी अदालत में जाने का ऐलान कर दिया है। इनको ऐसा रगड़ा लगाएंगे क्योंकि उनके पास सबूत है कि घड़ी किसको फ़रोख्त की, वो ले आए हैं। अब क्या बनेगा? शाहज़ेब खानज़ादा के पास अगर प्रूफ नहीं था तो उसने ये प्रोग्राम क्यों किया, जियो वालों ने इस प्रोग्राम को क्यों अरेंज किया, ये तो अब पता चलेगा वक्त के साथ जब वो सबूत दे देंगे। वो तो कहते हैं मैंने इस्लामाबाद में घड़ी फ़रोख्त की है, मैंने बाहर दुबई में किसी के ज़रिए, ये शहजाद अकबर वगैरह के ज़रिए तो मैंने फ़रोख्त ही नहीं की। तो अब पता चलेगा इनको। और दूसरा तोशाखाना जनाब, इस तोशाखाना को आप किस कदर वो क्यों कर रहे हैं? खान साहब को आप नहीं इस सिलसिले में वो मुर्द इल्ज़ाम ठहरा सकते। उन्होंने गैर कानूनी काम नहीं किया, उन्होंने सारे सबूत दिए। उन्होंने इस घड़ी को फ़रोख्त करके उन्होंने बनीगाला की रोड बनवाई है। उन्होंने अपने बनीगाला की रोड बनवाई है, उन्होंने CDA से जो है वो रोड नहीं बनवाई, CDA से फंड्स नहीं लिए, सरकारी फंड से नहीं बनवाई। उन्होंने इसको खर्च का किया, इसका भी सबूत दे दिया। मगर इलेक्शन कमीशन है कि वो ठान के बैठा हुआ है, वो कोई ना कोई चीज़, कभी तौहीन होगी इलेक्शन कमीशन की, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। वो उन्होंने ठानी हुई है कि खान साहब को आउट करना है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि खान साहब को आउट करने की गलती आप कर ही नहीं सकते। गलती करेंगे तो इतना भयानक जो है आपके सामने जो है इसका नतीजे आएंगे, आप सोच भी नहीं सकते। और वो केस जो है वो करने जा रहे हैं, वो तो रगे देंगे, ऐसा रगे देंगे। और पब्लिकली उन्होंने सबके सामने सारा कुछ बता दिया है। तो अब ये क्या करेंगे? ये भी ठुस हो गया प्रोग्राम, बुरे तरीके से ठुस हुआ, ज़मीन बोस हो गया। लोग आप भाई पता नहीं समझ क्यों नहीं आती, आप कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, खान साहब की इस वक्त मकबूलियत को डैमेज करने का, डंट करने का आप वो कर ही नहीं सकते। वो और ज़्यादा उभरता है। आप क्या करेंगे? अब लॉन्ग मार्च जो है उसकी तरफ आते हैं। लॉन्ग मार्च
आपको पता है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सुबह सरहद से जितना बड़ा काफिला आ रहा है केपीके से, उसका क्या करेंगे? कश्मीर से आ रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान से आ रहे हैं, आप उनको कैसे हैंडल करेंगे? कोई है तरीका? क्या बम मारेंगे पूरे जुलूस पे? क्या फ़ौज आपके अहकामात इन अहकामात पे पाबंदी करेगी कि टैंक चढ़ा दें और गोले बरसा दें? यकीनन नहीं। आप अंदाज़ा करें कि 20 लाख लोग जो हैं वो चारों तरफ से इस्लामाबाद के इर्द गिर्द बैठ जाते हैं, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज करके रख देते हैं। आप उनको उठाने के लिए क्या करेंगे? आप एयरफोर्स से कहेंगे कि इन पर बमबारी कर दें? यकीनन नहीं। ऐसा आप कहें भी तो नहीं होगा। आप फ़ौज को कहेंगे, वो भी नहीं कि करेगी ऐसा। फ़ौज जो है वो कभी ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाएगी। आपको इलेक्शन कराने पड़ेंगे, वो पहले करवा दे तो बेहतर है। पता नहीं ये हुकूमत क्या सोच के बैठी हुई है। शायद ये सोच के बैठी हुई कि हालात को इतना ख़राब कर दिया जाए कि ना हम रहें ना खान साहब रहें या मार्शल लॉ लग जाए। फ़ौज ऐसा करेगी नहीं। यकीनन आपको कंप्रोमाइज़ करके एक टेबल पे बैठ के एक ही बात पे फैसला करना पड़ेगा, वो है इंतखाबात। इंतखाबात नहीं कराएंगे, आपकी जान नहीं छूटेगी। खान साहब ने आज अपनी तकरीर में, वो हमेशा इस निज़ाम को, मैंने कहा ना, वो एक्सपोज करते हैं। वो कितने दिनों से सुप्रीम कोर्ट से मुखातब हो रहे हैं, क्योंकि और कोई है ही नहीं। वो कहते हैं कि हमें आखिरी हमारी उम्मीद जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट उनके लिए नहीं खुलती, होना तो ये चाहिए था जिन पॉइंट्स पे वो सुप्रीम कोर्ट की ऑनरेबल हमारे चीफ जस्टिस है उनकी तवज्जो वो दिलवाते हैं, सो मोटो होना चाहिए था। इसमें सेनेट में बैठे हुए एक ऑनरेबल सेनेटर है, उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनको नंगा किया जाता है, उनकी मिसेस की जो वीडियोस चलाई जाती हैं उनको वायरल किया जाता है। तो क्या इस पर सो मोटो नहीं होना चाहिए था? अगर सो मोटो होता है असम्बली में कोई ऐसी कार्रवाई का जिसका नोटिस ले लिया जाता है, तो इस पर क्यों नहीं लिया जाता? अरशद शरीफ केस के सिलसिले में उनकी वालदा को कौन इंसाफ दिलवाएगा? इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म में उन पर FIR दर्ज नहीं होती, उनकी सूबे में उन पर हमला होता है, IG उनकी तहकीकात जो है वो पर्चा करवाने का जो है वो माजत कर देता है, वो कहता है किसी और से करवाएं। अब वो सुप्रीम कोर्ट से जो है वो चीफ जस्टिस साहब से जो है वो मुखातिब है कि हमें आपसे उम्मीद है आप इसका हमें वो इंसाफ दिलवाएं। तो अब सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में बॉल है जी। अब देखिए हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब जो है वो इस सारी आवाम की नज़रें भी उन पर हैं। क्या वो इंसाफ का जो है वो सुप्रीम उसको बनाएंगे? जैसा कि इमरान खान साहब ने अब तकरीर में कहा है कि आर्मी चीफ की तकर्री का मसला जो है उसको लेके अगर एक नवाज शरीफ से हमारे वज़ीर आज़म जाके मशवरा करते हैं, तो उन्होंने सवाल उठाया है कि आपकी अदालत ने एक शख्स को सज़ा दी है, वो मुल्क से भागा हुआ है, क्या उससे मशावरत इतनी अहम तैनाती पे की जाती है, मुल्क के बाकी निज़ाम को चलाने के लिए की जाती है, क्या इस पे आप सो मोटो लेंगे? क्या आप इजाज़त देते हैं कि जिसको आपने सज़ा दी हुई है, जो मुल्क से फ़रार हुआ है, आप ये इतने अहम फ़ैसले जो है वो उनसे किए जाते हैं? क्या ये सीक्रेट एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं है? अब देखिए इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रद्द अमल क्या आता है, इसका क्या नोटिस लिया जाता है? ये अहम मसले जी। दूसरा, आर्मी चीफ साहब जो है, नए आर्मी चीफ साहब, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा जो अवाम और फ़ौज के दरमियान में इन पॉलिटिशियंस की वजह से या मसाइल को लेके या कुछ लोगों की वजह से जो एक बीच में गैप आया है, इस गैप को ख़त्म करने के लिए उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा फ़ौज का इमेज उसी तरह से बहाल करना जैसा राहील शरीफ साहब ने करवाया था। ये बहुत बड़ा इम्तिहान होगा जी आने वाले। और जो एक्सपेक्टेशंस अपनी लगाए बैठे हुए हैं कि हम हमारी मर्ज़ी के आ जाएंगे तो ये करेंगे, तो सबसे बड़ा चैलेंज मेरा ख्याल है उनके सामने ये जमातें नहीं होंगी, इनके मफादात नहीं होंगे, वो अवाम के मफादात उनकी ज़्यादा अजीज़, अवाम की जो है वो मोहब्बत और प्यार जो है वो ज़्यादा अजीज़ होगा। मैंने कहा कि सरहदों की जो हिफाजत है
वो फ़ौज और अवाम मिलकर करती है। सियासतदान उसमें जो है वो सिर्फ़ उसका निज़ाम चलाने का एहतमाम करते हैं, दिफा के लिए फ़ौजी सीनों पे गोलियां खाते हैं। आए दिन जवान जवान बच्चे शहीद होते हैं, सीनियर शहीद होते हैं, जनरल शहीद होते हैं। वो फ़ौज होती है, वो पॉलिटिशियंस नहीं होते। तो जनाब अब बात यह है कि ख़ज़ान रसीदा एक दरख्त होता है जो वक्त के साथ सूख जाता है और एक साथ उसके हरा भरा दरख्त होता है। अगर हज़ार जतन कर ले, जो एक दरख्त जो है वो सूखना शुरू हो जाता है, उसको पानी दे दें, उसको खादें डाल दें, तो स्प्रे कर दें, कुछ भी, वो उसने हरा नहीं होना, उसने खोखला होकर गिर जाना है। और दूसरा, तनावर दरख्त वही बनता है जो हरा भरा होता है, जिसके पत्ते होते हैं, जिसके साथ पत्ते, जिसकी शाखें उसका साथ देती है, वो दरख्त खड़ा रहता है। जिसकी शाखें और पत्ते जड़ने शुरू हो जाते हैं, जो जड़ों से खोखला हो जाए, वो दरख्त जो है वो कभी खड़ा नहीं रह सकता, उसे गिरना ही होता है। तो गवर्नमेंट वाले चाहे हज़ार कोशिश कर लें सूखे हुए दरख्त को पानी देने की, वो खड़ा नहीं रह सकेगा। इस गवर्नमेंट एक सूखा हुआ दरख्त बन चुकी है। तनावर दरख्त वो है जिसकी शाखें, जिसके पत्ते सारे उसके साथ हैं, जिसने उन्हें खड़ा किया हुआ है। तो मेरा ख्याल है हालात की नज़ाकत को समझते हुए इन्हें फैसले ले लेने चाहिए बर वक्त, वरना हालात ख़राब हो जाएंगे। अल्लाह हमारा हामी और नासर जी, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। इसके साथ आपकी इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।